कार्बन डेटिंग होनी है और उन्मूलित बड़ा प्रोजेक्ट खतरे में नहीं पड़ जाए। और 5 दिन के लिए आए थे। 3 दिन में किसी कंपनी के एक व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी। उन्होंने कहा उन्होंने शिकायत की या नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन जिस नंबर से धमकी आई थी वो नंबर हमारे पास भी है। और उस धमकी की वजह से जो भी हो कारण वो 3 दिन में यहाँ से चलेगा। हालांकि उन्होंने कोर्ट में जो बात रखी है तो कुछ पॉइंट का रखा, लेकिन उन्होंने ये माना है कि ये मध्य पाषाण कालीन है, जिससे ये लगता है ये 25,000 ईसा पूर्व के हैं। और जो एक चित्र था जटाशंकर में से प्रोफेसर छारी जो है पुरातत्वविद है, उन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे पुराना लगभग 40,000 साल पुराना ये शैल चित्र है। तो इससे लगता है कि एक बहुत बड़ी सभ्यता यहाँ पर रही होगी। अच्छा मितुल जी, तो शैल चित्र के बारे में अभी जो इन्होंने कहा करीब 40,000 साल पुराने हैं और कुछ पेपर्स भी उसके थे जो मैंने कल आपको भिजवाया था। तो मैं शुरुआत में ही बुलाएंगे थोड़ा सा आपको करीब 2:30 बजे के आसपास। मुझे थोड़ा सा एक 10 मिनट चाहिए था, थोड़ा सा 10 मिनट्स। तो मैं 10 मिनट मतलब 10 मिनट मैं आपको छोड़ के जाऊंगी, 10 मिनट अभी, फिर वापस आ जाऊंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। मगर बी इन टाइम। वही मैं पूछनी चाहती थी कि मैं 10 मिनट के बाद 10 मिनट बहुत हो जाएगा सर। ओके, वेलकम। 10 मिनट नहीं है, कम टाइम, क्योंकि अभी और भी गेस्ट हैं यहाँ। 3 बजे से नहीं 10 मिनट में वो वापस आ रही है। देख रहे हैं भोपाल में। शरद जी, मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो 10 मिनट के लिए कहीं जा रही है अपना काम से, 10 मिनट बाद ज्वाइन करेगी। पटेल साहब। यस सर। प्रवीण भाई। पटेल साहब। या सुन रहा हूँ। I want to be more present. पटेल साहब। ओके, या प्लीज। Always presentable. Okay, thank you so much. यस शरद जी। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज जो राष्ट्रीय पर्यावरण संसद है, इसमें देश के विभिन्न स्थानों से पर्यावरण प्रेमी आए हुए हैं। आप लोगों को देख रहे हैं वर्चुअल के माध्यम से, और वर्चुअल में जो जुड़े हैं। यस शरद जी, कंटिन्यू कीजिए। नहीं हो रहा स्टार्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लैपटॉप पे बैठ सकते हैं। हाँ जाओ। टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। शैलेश गांधी साहब भी जुड़ गए हैं। तब तक आप तैयार होके आ जाइए। या प्लीज, आई थिंक नहीं तो ऐसे ही समय निकल जाएगा। कैमरा मेरा सभी से नमस्ते शैलेश भाई। जय हिंद सभी को। आवाज आपका कुमरे साहब, आपका परिचय करा दो। बोलिए सभी का सर बहुत ठीक है, धन्यवाद। मेरे पास में जो है लिस्ट जो है नहीं है एक्चुअली परिचय के लिए, जो पर राजेंद्र सिंह साहब हैं वो जुड़े हैं, जो वाटरमैन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जो यहाँ से जो भी साथी जुड़े हैं बॉम्बे से या दिल्ली से, जो अलग अलग फील्ड से हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और इसमें मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मेधा पाटकर मैडम जुड़ी हैं, और जो जादव पायंग साहब हैं जो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया हैं, और बाबूलाल दाहिया जी हैं, पद्मश्री हैं, और डॉक्टर सुनीलम हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बिहार से, दिल्ली से, अलग अलग एरिया से आए हुए हैं। और हम लोगों ने ये डिस्कस किया, और आप लोगों के सामने हम ये प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एनजीटी पर बात की, EIA पर बात की, और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उस पर बात की, पर्यावरण संरक्षण, और जो बक्सवा फॉरेस्ट है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, और जो वहाँ पाषाण कालीन जो शैल चित्र मिले हैं
उन सब पर हम लोगों ने बात किया है। और हम लोग यहाँ पर अभी जो लोग सुने हैं और आप लोगों को भी सुनने के लिए तैयार हैं कि ये जो संसद है इसका मकसद ये हो कि जो चुनी हुई जो संसद है वो अपना वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये जो संसद है बहुत महत्वपूर्ण है इस मायने में कि हम लोग एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम लोग जो EIA को मतलब स्वीकार करना है। 2020 का जो EIA है वो मतलब अच्छा नहीं है, इट इज अनहेल्दी फॉर एनवायरनमेंट, तो उसको हमको नकारना है। दूसरा जो केन बेतवा लिंक है जहां पर 23 लाख पेड़ कटने हैं जो डूब जाएंगे, उसको भी ये संसद जो है निरस्त करने का निर्णय हम लोग अपील करते हैं यहाँ से। और जो डायमंड के कारण से, सिर्फ हीरो के कारण से पेड़ कटने हैं 2.25 लाख, उस प्रोजेक्ट को भी जो है संसद के माध्यम से, तो आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए क्योंकि आप लोग भी बहुत मतलब यहाँ तो हैं महत्वपूर्ण लोग। यहाँ पर 2 पद्मश्री हैं, मेधा पाटकर मैडम हैं, डॉक्टर सुनीलम हैं और बहुत सारे और जो साथी आए हैं, युवा साथी हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो ये हम लोग आप लोगों के विचार सुनने के बाद में भी हम लोग यहाँ रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो आप लोगों का भी इसमें मार्गदर्शन चाहिए। और मेरा यह है कि 3 बजे से हम लोगों का पॉलिटिकल सत्र है, जो राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं तो उनके सामने हम अपनी बात रखेंगे, तो आपके विचार भी हम उनके सामने रखेंगे कि आप लोगों का ये कहना है। आप लोग जो है गाइड करिए, यहाँ सारे लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रोजेक्टर में। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सफल बनाए हम लोग। यहाँ से कुछ ऐसा देश देख रहा है कि ये जो राष्ट्रीय पर्यावरण संसद का आयोजन हुआ है इसका मतलब क्या निर्णय होता है, क्योंकि ये सांकेतिक यहाँ जो लोग आए हम सबको एज ए पर्यावरण सांसद के रूप में हम उपाधि दे रहे हैं, उनसे अलंकृत कर रहे हैं, क्योंकि अब वो जाएंगे और फील्ड में काम करेंगे कि वास्तव में ये है सांसद की मतलब इस तरह के लोग काम करते हैं पर्यावरण के लिए। तो आप लोग अब मतलब मीटिंग शुरू करिए क्योंकि आप लोगों को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं लोग। धन्यवाद। पटेल साहब, प्रवीण जी आगे की मीटिंग करिए। प्रवीण सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट यस कुमरे साहब, धन्यवाद आपको। और इस पर्यावरण संसद का ऑनलाइन सत्र में हम सभी आप वहाँ बैठे हुए साथियों का भी स्वागत करते हैं और यहाँ पे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपसे कुछ लोग जो हमारे साथ में आए हैं 2 मिनट नाम ले लूं। एक तो राजेंद्र सिंह जी, आपका भी परिचय की जरूरत नहीं है, आपको पूरी दुनिया जानती है, तो हम लोग सूरज के वो सामने क्या दीपक दिखाएं। तो एक तो राजेंद्र सिंह साहब हैं जो हमारे भारत के अंदर एक वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं। शैलेश गांधी साहब हैं जो भारत के आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे थे, वो भी हमारे बीच भी उपलब्ध है और वो भी अपने विचार यहाँ रखेंगे। तीसरे हमारे साथ है महेश पंड्या जी जो एनवायरमेंट इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं। अभी उन्होंने जो समुद्र के नीचे पाइपलाइन चल रही थी उसको भी मामला उठा के PMO में कंप्लेंट फाइल की। आपको प्रेस कटिंग भी मैंने आज सुबह भेजी है। महेश पंड्या जी अहमदाबाद से, वो भी हमारे बीच उपलब्ध है। उसके साथ IIT के जो IITian है जो गांव के अंदर पूरी अपनी जिंदगी उन ग्रामीणों के लिए निकाल रहे हैं, वो शिवानंद द्विवेदी साहब हैं, वो भी हमारे बीच ही यहाँ पर हैं। और जो हमारे बीच जो शैल चित्र की बात की उस सिलसिले में हम लोग ने मितुल प्रदीप जी को भी इनवाइट किया है, वो भी इधर बीच में आई हुई है हम लोग के साथ। और वो सुपुत्री है जो प्रदीप कवि थे, कवि प्रदीप, जिन्होंने मेरे वतन के लोगों गाना जो लिखा है ये उनकी सुपुत्री है। तो वो भी अपने शैल चित्र के बारे में अपनी बातें रखेंगी। हमारे साथ फोरम के जो ट्रस्टी एक हैं वेंकटरामन जी, वो भी यहाँ पे आए हैं और वो हमारे आज धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और भी जो साथी अभी आएंगे तो मैं उनका भी बीच में परिचय बुलाते टाइम कर लूंगा। अभी हम टाइम खराब न करते हुए सबसे पहले राजेंद्र सिंह साहब को बुलाते हैं कि वो अपने विचार यहाँ रखें। राजेंद्र सिंह साहब, आपका स्वागत है। आप सबको नमस्कार। आपकी इस पर्यावरण संसद में आप लोगों ने जो ये प्रयास किया है कि पूरे देश भर में बक्सवा का जंगल और केन बेतवा लिंक, ये जो पर्यावरण के संकट हैं
उन संकट को गहराई से जानने की ये एक सचमुच सच्ची संसद है, जिस संसद में हम बिना किसी से डरे, बिना झूठ बोले, सच्चाई से निर्भय होकर, निडर होकर अपनी बात सब रख सकें। नहीं तो आजकल संसद में झूठ ही चलता है, डर ही चलता रहता है। इसलिए ये जो पर्यावरण की संसद है, ये निर्भय होकर सत्य के आग्रह पर आधारित अहिंसामय तरीके से चलने वाली संसद है। मैं ये मानता हूं कि इस संसद में इन सब लोगों को आज ये तय करना होगा कि हमारी जो ये लालची विकास की नीति है, इस लालची विकास के कंपटीशन में, इस लालची विकास की प्रतियोगिता में आज हमारा विस्थापन, बिगाड़ और विनाश का दौर हमारे प्रदूषण, अतिक्रमण और शोषण के कारण बढ़ रहा है। और ये जो 6 बातें मैं बोल रहा हूं, ये सब हमारी आधुनिक शिक्षा की उपज हैं। आधुनिक शिक्षा में हम प्राकृतिक संसाधनों पर जो मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जो साझी संपदा है, उस पर हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अतिक्रमण कर सकते हैं, ये सिखाया जाता है। और इसको सबसे ज्यादा सीखने वाले लोग आज कॉरपोरेट के साथ मिलकर हमारे प्राकृतिक संसाधनों में पैसा देखते हैं, और पैसे के आगे उनको, हीरे के आगे उनको हरियाली समझ में नहीं आती। हरियाली हमारे लिए प्राण देती है, हमें प्राणवायु देती है, उसका महत्व उनके पैसे के सामने नहीं है, उनके हीरे के सामने नहीं है। इसलिए इस संसद में हमें आज 2 बातें यदि हम सर्वसम्मति से तय कर सकें कि इस कॉरपोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी में ये जो आज के पावरफुल उद्योगपति हैं, ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी मनमानी अतिक्रमण करके, उनका प्रदूषण करके, उनका शोषण कर रहे हैं, इस शोषण को रोकने के लिए हम एक आवाज, वो बक्सवा का जंगल हो या वो पन्ना का केन बेतवा लिंक हो, या जो भी इस तरह के प्राकृतिक संसाधनों के लूट के साधन हमारे सामने हैं, चाहे वो गंगा हो। गंगा पर इस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने अपने प्राण दिए, लेकिन इस सरकार ने नहीं सुना। तो ये सरकारें आजकल सुन नहीं रही हैं। सरकारों ने समाज को इस लोकतंत्र में लाचार, बेकार और एक तरह से बीमार बना दिया है, और ये बीमार बनाने का काम सरकारों ने किया है। इसलिए ये जो पर्यावरण का संकट है, ये सचमुच इस वक्त बहुत भयानक है। प्रकृति का क्रोध, प्रकृति का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम सब एक होकर आपके इस बक्सवा के आंदोलन में एक साथ हैं, और हमें हीरे नहीं चाहिए, हमें हरियाली चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें प्रकृति चाहिए, हमें भौतिक दिखावटी सुख के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर ये लालच पैदा करने वाला विकास का युग नहीं चाहिए। हम अपने पसीने से एक श्रमनिष्ठ समाज बनकर कैसे शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण मुक्त समाज की रचना कर सकते हैं, उस रचना के काम में ये पार्लियामेंट यदि सर्वसम्मति से ये तय कर सके कि हम सब एक होकर कम से कम बक्सवा के जंगल का, हीरे की खदानों को बंद कराना और हरियाली को बचाना, इस एक स्लोगन के साथ हम सब आगे बढ़ सके। मैं आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हूं। आप मुझे जहां जैसे जब भी मेरा उपयोग समझेंगे, मैं जरूर आपके साथ रहूंगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये आपकी लड़ाई हमारे कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने की लड़ाई है, हमारे साझे भविष्य को बेहतर दिखाने की, बेहतर बचाने की, और हमारी अगली पीढ़ी को स्वस्थ रखने के लिए जो जरूरी है, प्राणवायु, ऑक्सीजन और जो हरियाली, ये सब बचाने की जो लड़ाई है, ये हमारे साझे भविष्य को
बचाने की लड़ाई है, हमारे भविष्य को बेहतर बनाने की लड़ाई है। इसलिए मैं आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हूँ। सर एक सवाल है आपसे, एक सवाल है जी। वहां पर पाषाणकालीन सभ्यता का मतलब प्राप्त हुआ है, जहां पर करीब 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है जो प्राचीन सभ्यता है, जो रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, वहां पर शैल चित्र मिले हैं। तो उसके लिए भी सर हम लोग विभिन्न मतलब जो है सदन में चर्चा हुई है, और आपसे हम जानना चाहते हैं कि इसमें आपका क्या विचार है। आपने जो बक्सवा जंगल प्रोजेक्ट को खारिज करने की बात की तो सभी यहाँ सदन में लोगों ने आपका स्वागत किया है। तो जो शैल चित्र और केन बेतवा में सर, केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है उसमें भी 23 लाख से ज्यादा पेड़ कटने हैं सर, तो इस संबंध में भी आपका गाइडेंस चाहिए सर। देखिए, केन बेतवा लिंक पर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, प्रोफेसर सईद सिद्दीकी, हयात सिद्दीकी, प्रतोष त्यागी और रवि चोपड़ा और हम 10-11 लोगों ने 2004-05 में जब वाजपेयी जी इसको बहुत आगे मूव कर रहे थे, बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तब एक गहन अध्ययन किया था। और उस अध्ययन में ये पाया गया था कि ये केन बेतवा लिंक बहुत ही खतरनाक है, जंगल के लिए खतरनाक है और पानी के लिए फिजिबल नहीं है। इससे इस इलाके का विनाश होगा। धसान रिवर के ऊपर से आप पानी को ले जाने की जो इंजीनियरिंग यूज करेंगे वो तो भयानक होगी। इसलिए मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि केन बेतवा लिंक के विरुद्ध तो हमें एक मुश्त खड़े होकर लड़ना होगा। और इस काम में मेधा बहन काफी उस जमाने में भी और अब भी हमारे सबके साथ है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि केन बेतवा लिंक को तो हमें विचार ही नहीं करना चाहिए। वो नॉन निगेशिएबल प्रोजेक्ट है, उसको तो हम रिजेक्ट करते हैं। और ये जो आपने तेल चित्रों का वर्णन किया, देखिए ये हमारी विरासत है, ये हमारी हेरिटेज है। इस विरासत को कोई बिगाड़ने का कोई भी सरकार हक नहीं रखती। इसलिए इस लड़ाई को हमें अपनी हेरिटेज एक्ट के तहत जरा अच्छे से लड़ना चाहिए। ये भारत की विरासत को आप थोड़े से पैसे के लालच में किसी भी सरकार को बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। इसलिए इन चित्रों को बचाने में और केन बेतवा लिंक पर यदि आपको ज्यादा कुछ गहराई से अध्ययन और ये चाहिए, तो जब मैं लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के टास्क फोर्स में था उस वक्त मैंने उसका बहुत थोरोली गहराई से अध्ययन किया था और करवाया था। तो उसके बारे में, उसको रोकने के लिए आपको जिस भी मोर्चे पर मदद चाहिए दोस्तों, मैं आपके साथ हूं। वो तो मेरा बहुत पुराना सपना था कि हम केन बेतवा लिंक को साकार ना होने दें, लेकिन अभी इस सरकार ने दोबारा आई, इसने इस बात को फिर शुरू कर दिया। आपको बताऊं कि ये केन बेतवा लिंक को रिजेक्ट करके हम लोगों ने 2008 में लाल बस्ते में बांध के ऊपर टांग दिया था कि ये प्रोजेक्ट करने के लायक नहीं है। लेकिन अब फिर इस सरकार ने कर दिया चालू बातचीत। मुझे नहीं लगता कि कैसे इसमें हमारे हिमांशु ठक्कर भी आपको काफी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत थोरोली इसकी स्टडी की है। उस टाइम में उस टास्क फोर्स में वो भी हमारे साथ थे। इसलिए मेरा कहना ये है कि केन बेतवा लिंक को तो हमें बिल्कुल ही बनने नहीं देना चाहिए। और ये जो तेल चित्र हैं, ये हमारी विरासत है, हेरिटेज है। इसको भी सुरक्षित रखने के लिए हम सबको एक होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसको विश्व धरोहर घोषित कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर, आपका सपोर्ट चाहिए इसमें। बिल्कुल, यूनेस्को में हम लोग इसके लिए कभी बात कर लेंगे जब भी आप चाहेंगे, और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, विश्व धरोहर के तौर पर घोषित कराना ही चाहिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। सभी लोग आपका अभिनंदन कर रहे हैं यहाँ पर भोपाल में। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आपका भी। अब जब आपने बात छेड़ी है शैल चित्रों की, और ये 30,000-35,000 साल पुराने और करीब 200 किलोमीटर लंबे एरिया के अंदर ये फैला हुआ है, तो हम सोचते हैं कि अभी पहले शैल चित्र के बारे में ही बात साथ साथ कर ली जाए,
फिर शैलेश गांधी जी के पास चलेंगे। तो मैं मितुल प्रदीप जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि जो एक खुद पेंटर भी है और इस बारे में उनसे काफ़ी चर्चा भी हुई है इस शैल चित्रों के बारे में। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मितुल प्रदीप जी को। सभी का बहुत बहुत आभार कि मुझे आज यहाँ पर आपने बोलने के लिए बुलाया है। आप सबसे मेरी मुलाकात हो रही है। मैं तो आप सबको नहीं देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि पर्यावरण ऐसी चीज है कि अगर हम आज नहीं जागे, अभी तो बहुत वर्षों से हम सो ही गए हैं, लेकिन अब जागने का समय है। और ऐसे जागने का समय है कि अगर इसको नहीं बचाया तो मनुष्य जाति का अंत निश्चित है। मनुष्य जाति क्या, कोई भी, मतलब ये पूरा जो है, ये हम परिवार हैं। अगर हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारी ये जो धरोहर है, ये जो हमारी संपदा है, ये सिर्फ भारत की संपदा ना होके पूरे विश्व की संपदा है। और पूरे विश्व का ये एक बहुत बड़ा दायित्व है कि ऐसे शैल चित्र, ऐसे जो पाषाण युग के, और पाषाण युग कब था, तब तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई ये था कि ये देश ये है, वो देश वो है, ये भारत है, वो दूसरा देश है, वैसा भी नहीं। इतने साल पुरानी चीजें, इतने साल पुरानी चीजें, ये हमारी पूरी मनुष्य जात की धरोहर है। और अगर हम ये सोचते हैं कि ये हमारी भारत की धरोहर है, हमारी संपदा है, तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी चीजें मिली है कि जो 35-40 हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि वो हमारे पूर्वज ही हैं, जो भी मनुष्य जाति के पूर्वज हैं वो हम सबके पूर्वज हैं, तो वो मनुष्य जाति ने उस वक्त, और जब ये कहा जाता है कि तब वहां पर आग भी नहीं थी, मतलब ये था कि इतने पुराने और ऐसे शैल चित्र जो उन्होंने किस प्रकार से बनाए, उसमें उन्होंने क्या सोचा, उसका पूरा एक स्टडी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो भारत का ये गर्व है कि हमारी संपदा है, हमारे देश में ये है। दूसरा कि ये विश्व का भी इस पे उतना ही अधिकार होना चाहिए और विश्व को इन्वॉल्व करना चाहिए कि ये हमारी चीजें बचाए, हमारी धरोहर, हमारी हेरिटेज, उसको बचाना बहुत जरूरी है। आज जब अगर मैं कुछ पेंटिंग करूंगी, कुछ करूंगी, तो मैं सोच के, ये मेरी बुद्धि है, तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो पेंटिंग बनते हैं या जो ऐसे कोई आप स्क्रिबल भी कर लो एक नोटबुक पे, तो अपनी बुद्धि है। सो ये बुद्धि बौद्धिक संपदा है, और बौद्धिक संपदा बहुत बड़ी चीज होती है। अभी भाई साहब ने कहा कि ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो अपना कुछ अपनी खुशी के लिए, अपने पैसे बटोरने के लिए हमारी प्रकृति का पूरा नाश कर रहे हैं। जंगल के जंगल कट रहे हैं। अगर जंगल कटेंगे, अगर प्रकृति का नाश होगा, ऐसे जो एक बहुत बड़ी बात है उसका नाश हो जाएगा। हीरे की खदान के लिए, दूसरे पत्थर के लिए, हीरे भी पत्थर है, उस पत्थर के लिए इतनी बड़ी चीज जो है, इतनी बड़ी धरोहर को नाश करोगे आप। आज सवेरे मेरी ही उम्र की सहेली, मुझे एक आश्चर्य है कि मेरी उम्र की सहेली मुझसे कहती है कि आप आज जाने वाले हैं इस प्रकार के पर्यावरण बचाओ अभियान के वेबिनार में, तो दीदी आपको, दीदी क्योंकि वो मुझसे 2 साल छोटी है, मुझे कहती है कि आपको नहीं लगता कि हमारे देश को हीरो से ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसे खदानों से ज्यादा पैसा मिलेगा, और शैल चित्र और ये जो पाषाण युग को आप क्या करोगे, अब के बच्चों को तो इंटरेस्ट भी नहीं है। ये आश्चर्य की बात है, ये बहुत बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार से लोग सोचते हैं। लोगों की सोच बदलना बहुत जरूरी है, और अगर हम सोच नहीं बदले तो हम कुछ ही लोग इसके ऊपर बैठेंगे। तो अगर हम कुछ लोग इसमें हैं, हमको बहुत जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। इस प्रकार से सिर्फ वेबिनार से या सोशल मीडिया से नहीं हो पाएगा, उसमें हमको पहुंचना पड़ेगा, चाहे छोटे छोटे ग्रुप्स बना के। और मैं चाहती हूँ कि कुछ मेरा इसमें आप मदद लें। मैं क्या सोचती थी कि छोटे छोटे हम लोग पोस्ट कार्ड्स बनाएं, पोस्ट कार्ड के ऊपर पेंटिंग करें, उस तरह के पेंटिंग जो शैल चित्र जैसे पाषाण युग के जो है वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको हम लोग कुछ एम्यूलेट करें।
और उसको हम लोगों में पहुंचाए। ये बहुत ही ज्यादा पैसा नहीं लगता है, लेकिन लोगों में पहुंचना जरूरी है। सिर्फ सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम लोग बातचीत करेंगे उससे कुछ नहीं होगा। यूनेस्को को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। जैसे कहा हमको हमारे भाई साहब ने, यूनेस्को को इन्वॉल्व करिए। प्रेसिडेंट को आपने पत्र लिखा है, बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग लेकर जाएं। एक पूरी डेलीगेशन कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए किसी ना किसी को फिजिकली। So we must do something and I am ready to put my whatever efforts। मेरी तरफ से आप जो चाहें, किस प्रकार से मेरी पेंटिंग के आप एक्सपीरियंस को आप ले सकते हैं, वो आप मुझे जरूर बताएं। और जैसे मैंने कहा कि मेरी ही उम्र की अगर वो महिला कहती है कि इसका क्या मतलब है, तो मुझे लगता है कि आज हमको शॉक होना चाहिए, बहुत दुख होना चाहिए कि हमारी पीढ़ी के लोग अगर ये सोच रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को तो क्या पता चलेगा। हमारी धरोहर को आप संभालिए। आज जो भी भाई में आप बैठे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग साथ में मिलके इसको बहुत जरूरी तरीके से उसको उठाएं, और जहां जहां उठाना चाहें उठाएं। मैं फिर से आप सबका बहुत आभार मानती हूँ। और कैसा मेरा आप उपयोग कर सकते हैं इस बारे में, तो पूरे मैं आपको जरूर से मैं करूंगी, जो भी चाहें जिस प्रकार से। तो बहुत बहुत आभार बहुत सबका। बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग आपका अभिनंदन कर रहे हैं। भोपाल में भारत के दूर दूर से लोग आए हैं, पर्यावरण प्रेमी, और आपका बहुत बहुत आभार मैडम। और आपको कुमरे जी आवाज क्लियर आ रहा है? आ रहा है, क्लियर आ रहा है। प्रशांत भूषण जी भी जुड़ने वाले हैं, सम्मानीय प्रशांत भूषण जी भी कोशिश कर रहे हैं जुड़ने का। योगराज अपना योगेंद्र जी की तबीयत खराब है। ओके, स्वास्थ्य ठीक नहीं। चलिए आगे चलते हैं। शैलेश गांधी जी या तो मैं मितुल जी को एक चीज का मेरी तरफ से, जब आपने इतना किया है तो मेरी तरफ से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पोस्टकार्ड के अंदर हम लोग आपको कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। आपके यहाँ कुछ पोस्टकार्ड भिजवाएंगे, ब्लैंक पोस्टकार्ड, वी विल परचेज एंड सेंड इट टू यू। उसके लिए हम लोग का भी एक कंट्रीब्यूशन साथ में रहेगा। आप उसके ऊपर रंग आप भरिए। धन्यवाद धन्यवाद। अभी मैं शैलेश गांधी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आए, और आप भी इसमें शैल चित्र की बात हो या पर्यावरण बचाने की बात हो या पेड़ को जंगल को कटने से बचाने की बात हो, उसमें हम लोग सूचना का अधिकार के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और आगे इसमें हम लोग मिलजुल के चलें। ये पूरे भारत का मामला है, सिर्फ भोपाल का या बक्सवा का मामला नहीं है। शैलेश गांधी साहब, ये कहा जाता है कि आदमी और हर इंसान अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहता है। हजारों साल से मानवीयों का ये रहा कि वो देखते हैं, बच्चों को खास ध्यान रखते हैं। ये खास मानवता की साइन है एक तरह से। अब ये हो रहा है कि हम अपनी पीढ़ी का भाग नहीं, अगली पीढ़ियों के सब कुछ धरोहर हम खींच ले रहे हैं, आज खत्म कर रहे हैं। हमें परवाह नहीं है कि ऑक्सीजन का क्या होगा, हमें परवाह नहीं हमारी धरोहरों का क्या होगा, हमारे कल्चर का क्या होगा, इसकी किसी की परवाह नहीं है। ये सचमुच दुख की बात है और ये बात सबको समझने की जरूरत है। प्रगति के नाम पे, पैसे के नाम पे पर्यावरण को, प्रकृति को हानि पहुंचा के हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर प्रकृति में एक बार हमने हानि पहुंचा दी पर्यावरण को, तो वापस नहीं हो सकता है, वो वापस कदम नहीं लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है कि जब एक्सपर्ट्स कहें कि ये नहीं करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लोगों के साथ चर्चा होनी चाहिए। 2 साल 5 साल बाद भी अगर सब कुछ प्रोजेक्ट ठीक है तो हो सकता है, मगर अगर आपने पर्यावरण को हार्म पहुंचाया तो उसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर ये तय चित्रों को आपने हार्म पहुंचा दिया, वापस नहीं जा पाएंगे। ये वन वे स्ट्रीट है। मितुल प्रदीप जी ने और राजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और मैं कंप्लीटली सहमत हूं। धन्यवाद। कुमरे जी कुछ कहेंगे? आपका बहुत बहुत आभार सर। यहाँ पर हम लोग आपको सुना और सभी आपका अभिनंदन कर रहे हैं भोपाल में, और आपसे भविष्य में मार्गदर्शन लेंगे हम सभी, और ये जो लड़ाई है एक साथ लड़ेंगे मिलकर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।
अभी हमारे अगले स्पीकर जो हैं उनके बारे में 2 लाइन कहूंगा, फिर उनको बुलाता हूं। तब तक वो भी सस्पेंस में रहे कि कौन आ रहा है। एक पर्यावरण इंजीनियर, ये एक नई चीज जब हम लोग सुन रहे थे पर्यावरण के लिए, और कई सारे PIL, कई सारे मुकदमे कोर्ट में पर्यावरण के लिए जिन्होंने डाले हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है EIA के मामले में एक्सपर्ट है, EMP के मामले में एक्सपर्ट है, और पब्लिक हियरिंग के बारे में, कोर्ट कचहरी के मामले में इनका कोई हिसाब नहीं, इतने सारे मामले इन्होंने बनाए हैं। और अभी रिसेंटली जैसे मैंने कहा, समुद्र के नीचे जो पाइपलाइन के कुछ चल रहा था, और उन्होंने जब उसको PMO को लिखा तो उसके ऊपर अभी इंक्वायरी और जांच चालू हुई। ऐसे हमारे महारथी पर्यावरण इंजीनियर महेश कुमार पंड्या जो अहमदाबाद के हैं, उनका स्वागत करता हूं। आइए अपने विचार रखें और साथ में कमिटमेंट भी कीजिए कि बक्सवा जंगल का बचाने में आपका भी योगदान हो। स्वागत है महेश भाई पंड्या। मेरा वंदन प्रवीण भाई, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी हिस्सेस के ज्यादा परिचय दे दिया, लेकिन एक्सेप्ट करता हूं। और मेरा पहला कमिटमेंट है कि वॉट एवर एंड व्हेनेवर माय हेल्प इज नीडेड, आई एम ऑलवेज विथ दिस इश्यू एंड विद द एनवायरमेंटल इश्यूज। दैट इज माय फर्स्ट कमिटमेंट। नाउ मेरी बात यह है कि आपने जो धरोहर की बात की, मैंने सुनी, बहुत अच्छी बात है। आप PMO को लिखो। मैं PMO ने जो जलियांवाला बाग के कत्ल के जो बारे में हिरासत बचाने के लिए जो भी किया है, मैं सम्मत नहीं हूँ। और गुजरात में गांधी आश्रम के बारे में भी वो जो हेरिटेज करने के लिए जो करे, सम्मत नहीं हूँ। लेकिन एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी वी हैव टू राइट ए लेटर टू द PMO इन अ मास दिस थिंग, कि भाई आप तो हिरासत में मानते हो, विरासत में मानते हो, हेरिटेज में मानते हो, तो ये इतनी बड़ी जो विरासत हमको मिली है, जो हेरिटेज मिला है, वो आपके रूल में वहां भी केंद्र सरकार आपकी है, मध्य प्रदेश में आपकी है, तो आपके होते हुए आप तो ये हेरिटेज बचाने के चक्कर में पड़े हो। गुजरात में भी आपने 2 प्रोजेक्ट किए, पंजाब में भी किए, तो यहाँ क्यों काटने अलाउड कर रहे हो? दूसरी बात, आपको इम्पैक्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि इतनी सारे पेड़ कट रहे हैं, दैट इज बहुत कट रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो इम्पैक्ट बताना पड़ेगा। ये जो हम हेरिटेज की बात करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा, लाइवलीहुड पे क्या इम्पैक्ट होता। IPCC का रिपोर्ट का भी आप जिक्र करो कि अभी IPCC का रिपोर्ट आया है। इंडिया में भी अभी पार्लियामेंट में जुलाई महीने में पार्लियामेंट के अंदर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ने रखा है कि मिलियंस ऑफ हेक्टर जमीन में एनकरेजमेंट इंडस्ट्रीज ने भी किया है, और ऑफिशियली आप दे रहे हो अभी। अब 2.43 लाख ट्री कटने जा रहे हैं, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट के वो जो था नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके मुताबिक करीबन 1 करोड़ रुपीस मिल जाएगा कॉम्पेंसेशन के लिए। इससे क्या होगा? मैं क्या बोलता हूँ कि शैलेश भाई तो RTI के एक्सपर्ट है, कमिश्नर रह चुके हैं और हमारे सबके मार्गदर्शक है। ये इश्यू के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आप RTI के जरिए, लेजिस्लेटिव असेंबली क्वेश्चन के जरिए और पार्लियामेंट के जरिए पा सकते हैं, वो पाओ पहले। और अभी कोर्ट में मत जाओ, कोर्ट में आप इंडिविजुअली लेटर लिखो, क्योंकि कोर्ट को जब हम लेटर लिखते हैं, सॉरी पिटीशन जब दायर करते हैं, तब दुनिया भर के सवाल हमारी जुडिशरी पूछती है, आपकी लुका स्टैंडर्ड क्या है, ये सब क्या है, और रिजेक्ट कर देती है। लेकिन कोर्ट को भी ये आजकल शौक है सुओ मोटो लेने का, प्रोएक्टिव होने का। इसीलिए मैं क्या सोचता हूँ कि नंबर ऑफ लेटर्स वी हैव टू राइट टू द सुप्रीम कोर्ट, वी हैव टू राइट टू द लेटर टू द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑल। तो ये मूवमेंट करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो, कि RTI के जरिए बहुत इंफॉर्मेशन पाओ, क्योंकि बाद में हमको जब जाना पड़ेगा तब कोर्ट ऐसा ना बोले कि आपने क्या एक्सरसाइज की, और गवर्नमेंट आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेशन नहीं देंगी। लेकिन शैलेश भाई हमारे साथ है, वो जानते हैं, वो तो पूरे हमारे राबर है, एक्सपर्ट भी है, कि तो फिर हम कोर्ट में बता सकते हैं कि they are not giving this kind of information in public domain and we are struggle a lot to get the information and that is why we came to you authority। कोर्ट ये भी बोलेगी आपको कि इट्स अ प्री मैच्योर्ड, आप आ गए हैं, अभी डिसीजन नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, ये भी बोलेगा। तो इसके लिए भी पूरी तैयारी करो। तो एक स्ट्रेटेजी ग्रुप बनाओ। ये संसद आपने बनाई है, मैं आपका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, कांग्रेचुलेशन करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आपने पर्यावरण संसद बनाई है।
और एक पैरेलल जो अभी वो संसद नहीं चल रही है तो हमारी संसद इफेक्टिवली चल रही है, तो इसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन मेरा क्या है कि एडवोकेसी करनी है तो बहुत अच्छी तरह से मैक्रो टू माइक्रो लेवल पे हम करेंगे, और जब ये मुद्दा उठाएंगे तो मुझे लगता है कि ठीक होगा। मैं साथ जुड़ा हूँ, जुड़ता रहूंगा, और जहां भी मेरी जरूरत होगी आई एम ऑलवेज विथ यू। आप स्पॉट पे बोला होंगे तो वहां भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले आप इम्पैक्ट तय करो कि व्हाट आर द इम्पैक्ट। ग्लोबल वार्मिंग है तो ठीक है, आईपीसीसी का रिपोर्ट है, सब आ गया है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये तो सुपरफिशियल है जरा, लेकिन एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट होगा लाइवलीहुड पे, इकोलॉजी पे, ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और इम्पैक्ट करके हम लिखेंगे। अभी अभी पेड़ कट रहा है, सब पता है कि पेड़ की वैल्यू क्या होती है, एवरीथिंग, बट इवन देन विच विल नॉट गिव ए सच काइंड ऑफ दिस इमोशनल हम बात करेंगे तो नहीं, हमको इम्पैक्ट अच्छी तरह से बताना पड़ेगा, और आई एम रेडी टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट। तो ये करेंगे तो शायद मैं मानूंगा कि ये इश्यू बहुत लंबा चलेगा और अच्छी तरह से हमारे फेवर में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई। शरद भाई आप कुछ कह रहे थे? हाँ, आपका सर बहुत बहुत अभिनंदन और आपका आभार कि आपने यहाँ वक्तव्य दिया, और सभी लोग यहाँ आपका अभिनंदन कर रहे हैं। पांडे जी की बात आपसे मार्गदर्शन जरूर लेंगे, आपका सहयोग रहेगा इस लड़ाई में। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि यहाँ पर जो भी साथी जो पर्यावरण प्रेमी आए हुए हैं वो यहाँ पर पर्यावरण सांसद के रूप में हम उनको अलंकृत कर रहे हैं उपाधि से, ताकि वो लोग जो है और पर्यावरण के लिए काम करें। हमारे बीच में डॉक्टर छारी हैं छतरपुर से, ये शैल चित्रों का इन्होंने खोज किया था। डॉक्टर छारी साहब को भी 5 मिनट दिया जाए, क्योंकि इन्होंने शैल चित्रों के बारे में इन्होंने ही लाया, मतलब जो बात है इन्होंने शोध किया था। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। पटेल साहब, प्रवीण जी, आप चारी साहब को भी अवसर दीजिए। धन्यवाद। प्रवीण सर अपने आप को अनम्यूट कर लें। और हमारे बीच में सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्री प्रशांत भूषण जी भी जुड़ चुके हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं। या कंटिन्यू कीजिए। नहीं सर, आप जी सर आप कंटिन्यू करें, और हम अभी प्रशांत भूषण जी को किसी का परिचय की जरूरत नहीं है, नहीं काफी बड़े चूंकि स्क्रीन पे ओके वेलकम। चलिए लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम। प्रशांत भूषण जी को सीधे हम लोग सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम इन हैंड। तो वी रिक्वेस्ट यू टू टेक अप दिस मैटर। अभी जो इसमें 2-3 बातें अभी आपके आने के पहले हुई, उसमें करीब 35-40 हजार पुराने शैल चित्रों की बात है, 2.25 लाख से लेकर 3 लाख पेड़ कटने की बात है, केन बेतवा नदी की जो लिंक है उसके ऊपर में भी पर्यावरण जो नुकसान हो रहा है उसकी भी बात हो रही है। तो ये सब चीजों को लेकर आगे हम कैसे जाएंगे? तो हमारे साथ यहाँ पर्यावरणविद भी है, एनवायरमेंट के लिए काम करने वाले दिल्ली के राहुल चौधरी जी भी हैं। तो आपका इस मामले में जैसे हमारे बहुत अति महत्वपूर्ण अतिथि के हिसाब से न कहें, मगर हमारे एक साथी के हिसाब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने कुछ आशीर्वचन इसमें दीजिए। प्रशांत भूषण साहब। पटेल साहब। यस सर। धन्यवाद आपका। सम्मानित प्रशांत भूषण जी भी जुड़ गए हैं। हाँ, उनको ही बुलाया। या हो गया, अभी उनका स्पीच चालू करना है या अनम्यूट करना है उनको। अनम्यूट कीजिए सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपने जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये पहला इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का प्रोजेक्ट है जिसको अनुमति दी गई और जो अब सरकार चाह रही है कि बन जाए। जैसा हम लोगों में से बहुत लोग जानते हैं कि ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का मुद्दा बहुत पहले से उठ रहा है, और इस पर पहले कई एक्सपर्ट और एक्सपर्ट कमिटीज ने बोला हुआ है कि भाई ये बहुत पेचीदा मुद्दा है, इसमें तरह तरह के घातक परिणाम होंगे इसके,
एक तरफ तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, लोगों का विस्थापन की जरूरत पड़ती है इन सब इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स में। दूसरी तरफ पर्यावरण का बहुत नाश होता है, तरह तरह का नाश होता है। एक तो खैर इसकी वजह से यूजुअली ऐसा देखा गया है, जहां जहां पर भी कोशिश करी गई है इसकी, कि इसकी वजह से वाटर लॉगिंग, फ्लडिंग वगैरह बढ़ती है, कई रीजन्स में बढ़ती है। उसके अलावा इसके जो कॉस्ट होते हैं, देखिए हिंदुस्तान में जब फ्लड आता है तो नॉर्मली एक ही समय पे सारे रिवर्स, जो जिन रिवर्स को इंटरलिंकिंग करने की बात करी जा रही है, उन्हीं सारे रिवर्स में फ्लड एक साथ ही आता है। तो ये जो एक इंटरलिंकिंग के पीछे जो एक भावना है कि भाई हम जहाँ जिस नदी में पानी ज्यादा होगा वहां से निकालकर जिस नदी में कम होगा वहां डाल देंगे, ये बिल्कुल गलत भावना है। क्योंकि मॉनसून में सारी नदियों में पानी बढ़ता है, गर्मियों में सारी नदियों में कम होता है। तो इसलिए ये देखा गया और इस पर बहुत गहराई से स्टडी सेंटर फॉर वाटर पॉलिसी जो हिमांशु ठक्कर जी हेड करते हैं, उन्होंने इस पर बहुत ही गहराई से स्टडी करी हुई है, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं। उससे पहले कुछ एक्सपर्ट कमेटी की भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि भाई ये बहुत इस तरह के इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट जो हैं बहुत घातक और विनाशकारक हो सकते हैं, और इनको बहुत ही सोच विचार के बहुत ज्यादा वो करके तब इनकी अनुमति देनी चाहिए। केन बेतवा के बारे में जो हिमांशु ठक्कर जी ने स्टडी करी है, उसमें साफ जाहिर है, अगर आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें, सेंटर फॉर वाटर पॉलिसी के वेबसाइट पर जाएं और उन्होंने जो एनालिसिस करी है उसको पढ़ें, तो आप ये देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट को अनुमति देने में सारे रूल्स का उल्लंघन किया गया है, हर तरह के शॉर्टकट्स लिए गए हैं। बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन थी जो ये दिखा रही थी कि इससे तरह तरह का नुकसान होगा। हमारी जो केन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है उसका भी विनाश होगा, पेड़ कटेंगे, फ्लडिंग होगी, मतलब हर तरह का विनाश होगा। लेकिन फिर भी ये सरकार इसको आगे ले जाना चाहती है। जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि हिमालयन रिवर्स में भी जो अपर गंगा के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी 7 प्रोजेक्ट्स को अनुमति दे दी है, जबकि रवि चोपड़ा कमेटी ने बोला था कि भाई ये बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं। जब केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये एक एक्सपर्ट कमेटी बनवाई थी जो रवि चोपड़ा जिसको हेड कर रहे थे, उन्होंने बड़ी एकदम क्लियर रिपोर्ट दी, इसमें से कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर एक और एक्सपर्ट कमेटी बनी, उन्होंने भी बोला कि भाई ये प्रोजेक्ट में से कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि भाई हमारी राय में ये कोई प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होगा पर्यावरण वगैरह का। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने भी यही रिपोर्ट दी। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कुछ दिन पहले इस सरकार ने 7 प्रोजेक्ट्स को वहां अनुमति दे दी है, जबकि अभी इसी साल ही उन 7 में से एक प्रोजेक्ट तो ऐसा है जो केदारनाथ के समय से पूरा डेबरी में डूबा हुआ है, पूरा ध्वस्त हो गया था, जो बनना शुरू हुआ था पूरा ध्वस्त हो गया था। एक और प्रोजेक्ट ऐसा है जो अभी हाल में ध्वस्त हो गया, लेकिन फिर भी इनको अनुमति दी जा रही है। हम देख रहे हैं कि ये जो चार धाम प्रोजेक्ट के नाम पर जो ये जो रोड वाइडनिंग करी जा रही है, हाईवे वाइडनिंग करी जा रही है, उसकी वजह से भी कितना विनाश हुआ। जगह जगह ऐसे ऐसे लैंडस्लाइड हो गए और रोड्स डिस्ट्रॉय हो गई, जो कि ऑलमोस्ट केदारनाथ की ट्रेजेडी की तरह था। तो ये सरकार तो पर्यावरण को बिल्कुल नजरअंदाज करके इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को ये बना दिया है, जो कि एक रेगुलेटरी मिनिस्ट्री होनी थी, लेकिन इसको इन्होंने एक प्रोजेक्ट प्रमोशन मिनिस्ट्री बना दिया है। खासकर जावड़ेकर जी के समय तो बिल्कुल ही इसका विनाश कर दिया गया।
तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जितने भी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं देश में, सबको एकजुट होकर इस तरह से जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स या जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स को जो अनुमति दी जा रही है, और जो दूसरे भी प्रोजेक्ट्स को जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का बिल्कुल खात्मा कर दिया गया है इफेक्टिवली, कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा, रेगुलेशन के नाम पर मतलब प्रमोशन हो रहा है सब प्रोजेक्ट्स का। इस सब का विरोध हमको एकजुट होकर मिलकर करना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि उससे ये जो बहुत ही गलत डायरेक्शन में हमारा सारा सिस्टम चला गया है उसका शायद रिवर्सल हो पाए। तो हम आप सब लोगों को बधाई देते हुए अपनी बात यहीं पर खत्म करते हैं। सरस जी बोलिए पहले। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग यहाँ सभा में आपको सुना आपको, और बहुत आपका अभिनंदन कर रहे हैं। और एक सवाल है, ये हम लोग क्या है कि ड्राफ्ट EIA 2020 का जो हम लोग विरोध कर रहे हैं लगातार, और आज जो पर्यावरण संसद का जो आयोजन किया गया है, इसमें बक्सवा पर, केन बेतवा लिंक पर, NGT की वर्किंग पर, प्रदूषण नियंत्रण, RTI, तमाम चीजों पर यहाँ बात हुई है। और यहाँ पर अभी प्रस्ताव आएंगे जो सभा में, और इसको रिजेक्ट करना है या इसको सुधार करना है, इस पर चर्चा होगी। तो EIA पर आपका विशेष मार्गदर्शन चाहिए 2 मिनट का, क्योंकि EIA हम लोग जो है लगातार करें, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथ में देने का इनका मसौदा है। तो आपसे इसमें विशेष आग्रह है कि आप इसमें मैंने इसका केन बेतवा का EIA को ज्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन मैं इन जनरल देख रहा हूँ कि EIA के नाम पर, मतलब बस नाम के लिए EIA किया जा रहा है। इसमें जो कंसल्टेंट्स वगैरह जो एम्प्लॉय होते हैं, या तो उनको बिल्कुल समझ नहीं होती इस तरह के पर्यावरण के मुद्दों की, या फिर वो जो प्रोजेक्ट प्रमोटर है उससे किसी तरह से जुड़े हुए होते हैं, और कोई पब्लिक हियरिंग प्रॉपर करी नहीं जाती, जो ऑब्जेक्शंस लोगों के आते हैं उनको ठीक से कंसिडर किया नहीं जाता, तो बस नाम के लिए EIA कर दिया जाता है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में EIA करा ही नहीं जा रहा है, बगैर EIA करे उनको अनुमति दी जा रही है। और अब तो इन्होंने रूल्स ही बदल दिए हैं कि भाई जो रोड प्रोजेक्ट्स 100 किलोमीटर से कम के हों उनको कोई EIA की जरूरत नहीं होगी। नया जो EIA है उसके बारे में 1 मिनट का बताइए। जो EIA ड्राफ्ट जो 2020 का है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। हाँ, नहीं, जरूर होंगी। मैंने उसको इतना गहराई से स्टडी नहीं किया है, इसलिए मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं कुछ कहना चाहता। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये सरकार जो है एनवायरनमेंट के प्रति बिल्कुल भी इसका कोई ना तो कोई समझ है, ना कोई रुचि है, ना कोई डायरेक्शन है। ये तो बस चाहते हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट खत्म कर दी जाए, एनवायरनमेंटल रेगुलेशन खत्म कर दिया जाए, जो चाहे प्रोजेक्ट बनाओ। मतलब पर्यावरण का रेगुलेशन को ये लोग खत्म ही कर रहे हैं, और इसलिए ऑब्वियस है कि EIA वगैरह के रूल्स को भी बिल्कुल डाइल्यूट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत वैल्यूबल समय निकाला। हम आभारी और सदन में आपका सब अभिनंदन कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन। नमस्कार। और प्रशांत जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो EIA 2020 के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप कोई भी जो रनिंग प्रोजेक्ट हो और वो एक्सपांशन करता है, चाहे वो डबल करे या कुछ भी करे, उसको पर पब्लिक हियरिंग की जरूरत नहीं है। जब पब्लिक हियरिंग की जरूरत ना हो और पहले से प्रदूषण दुनिया भर का हो रहा हो, लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हो, तो उसका उदाहरण टूटीकुड़ी का है, जो तमिलनाडु में, जहां वेदांत का कॉपर स्मेल्टर प्लांट कैपेसिटी डबल कर रहे थे और लोग विरोध किया, फायरिंग हुई और उसमें 13 लोग मर गए हैं। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ EIA 2020। तो ऐसे और भी चीजें हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आगे चलेंगे। हमारे भगवान जी अभी करीब 15-20 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं इन द मीन टाइम 5 मिनट के लिए विजय पालीवाल जी को बुला रहा हूं, जो राजस्थान से हैं, और 5 मिनट थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण भाई, मैं पूरी बात सुन रहा था और
डायरेक्टर योगेंद्र यादव जी आए नहीं, प्रशांत जी भी नहीं आए। प्रशांत जी तो अभी प्रशांत जी आए हैं तो बोल के अभी तो सुना आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत जी की बातों को सुना मैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो पर्यावरण के साथ साथ जो अपना जो शेल पेंटिंग की जो अभी मिथुन प्रदीप जी ने जो बात की, तो शेल प्रिंटिंग जो पेंटिंग्स हैं और रॉक पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तो हमारे को पर्यावरण के साथ साथ जो हेरिटेज है, दीज आर द हेरिटेज ऑफ अवर, अपने जो इंडिया की हेरिटेज है, उसको दोनों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी प्रशांत जी बोल रहे हैं कि अभी जो हमारे जो डिसीजन है वो स्पेशलिस्ट नहीं लेते, अगर उनको स्पेशलिस्ट को लेना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ग्रेट बैरियर रीफ जो है, आप देखिए उसको रोक दिया, वहां कोल माइनिंग्स रोक दी। तो अभी जो हमारा जो डायमंड का है, जो डायमंड लोग बोलते हैं डायमंड और प्रेशियस, लेकिन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज मोर प्रेशियस देन डायमंड। अगर डायमंड जो बोलते हैं तो डायमंड तो क्या है, कार्बन है। अगर कार्बन को एलिवेटेड टेम्परेचर पर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो अगर हम लोग पर्यावरण का अगर ध्यान नहीं रखें, हेरिटेज का ध्यान नहीं रखें और सिर्फ कॉर्पोरेट के बेनिफिट के लिए और उसको नष्ट करते जाएं, तो ये तो बड़ी डेंजरस चीज है। और दूसरा, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो डिसीजन ले रहे हैं, जबकि स्पेशलिस्ट लोगों को राय लेके बहुत तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। नहीं तो ये तो जो हो गया, ये अगर जो जिसको बोलते हैं ना कि जो हानि है वह जो कभी भी पूरी नहीं होने वाली अपूर्णीय क्षति, मतलब ये अपूर्णीय क्षति जो होती है, ये एनवायरमेंट को पहुंचाते हैं, जंगल को पहुंचाएंगे। तो इसको तो रोका जाना बहुत बहुत जरूरी है। और हम हर तरीके से, कहीं भी मतलब जरूरत पड़ेगी आपको, तो हम हर तरीके से जितने मतलब इंजीनियरिंग फील्ड के लोग हैं, एनवायरमेंट फील्ड के लोग हैं, ये सब लोग इसके साथ में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यहाँ सभा में सभी आपका अभिनंदन कर रहे हैं और भविष्य में साथ में मिलकर काम करेंगे। आपका मार्गदर्शन रहेगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। सर जी, किसको बुलाने के लिए आप बोल रहे थे? अभी बुला लीजिए थोड़ा उनको। पीवी राजगोपाल जी का, अच्छा एक है डॉक्टर छारी हैं, हाँ तो बुला लीजिए। का उन्होंने पूरा खोज किया था, उन्होंने ही शोध किया था और फिर हमने आगे बढ़ाई थी उस बात को। तो वो अभी इसमें मीटिंग में है, नहीं होंगे तो बुला लेता हूँ उनको। तब तक आप दूसरे साथी को आप जोड़ लीजिए। महेश पंड्या जी, महेश पंड्या जी आप सुन रहे हैं? महेश भाई, हेलो हेलो। ये 2020 के बारे में आप थोड़ा दो तीन चीज बताइए ना। ये 2020 के ये 2020 में क्या व्हाट दे डिड इज, जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है, इसमें किसी को भी एक्सपेंशन चाहिए तो ये निकाल दिया गया है। तो अभी जितने भी ये हो रहा है एज पर द ये नोटिस 2006, उससे 50% इंडस्ट्रीज को एग्जेम्प्टेड हो गया है। मतलब कि वो सिर्फ वो अब फॉर्मेलिटी रह गई है। अभी भी जैसे कि प्रशांत जी ने बताया और शैलेश जी भी बोल रहे हैं कि ये फॉर्मेलिटी है, लेकिन ये भी खत्म हो जाएगी। ये जो ड्राफ्ट आएगा तो इसमें तो दूसरा ये बताया है कि वो नेशनल जो डिफेंस की बात है वो तो ठीक है कि वो तो इसका ये नहीं चाहिए, वो हम भी समझते हैं कि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, प्राइवेट होता है। लेकिन गवर्नमेंट जिसको ये प्रोजेक्ट बताए कि ये कंसिडर एक गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, तो उसको भी ये नहीं चाहिए, ताकि वो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अभी जो है उसको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। उसका कोई शब्द यूज किया, मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा है। ये शब्द का वर्ड यूज कर दे तो उसके लिए भी ये नहीं चाहिए, क्लियरेंस नहीं चाहिए। तो ये जो जब ड्राफ्ट ये जो अमली होगा तो बहुत बेकार होगा। जो प्रशांत जी ने सही बताया कि जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है अभी, MOEF एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, वो सिर्फ अप्रूवल देने के लिए है, वो मॉनिटरिंग के लिए नहीं है। और EIA आ जाएगा, ड्राफ्ट EIA, तो फिर खत्म। और इसके लिए भी हमको एक मूवमेंट तो करनी पड़ेगी। जैसे कि CRZ 91 आया था और हम लोगों ने इकट्ठे होकर जो मूवमेंट किया था और फिर वापस चला गया और स्वामीनाथन ने ही उसको वापस लेना पड़ा। इस प्रकार से जो अब फिर से एक मूवमेंट करे, क्योंकि अभी वो लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन नाउ इट इज अ टाइम टू मूव अगेन। वो लोग भी शांत हो गए, हम लोग भी शांत हो गए हैं। तो ड्राफ्ट EIA के बारे में हमको एक पूरी मूवमेंट करनी पड़ेगी, बहुत जोर शोर से करनी पड़ेगी, तब जाके वो उसका वो स्थगित करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे कि डाइल्यूट अभी हो गया है, लोग भूल गए हैं और ओवरनाइट वो फाइनलाइज कर देंगे तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि
चाहे कोर्ट है भाई ऐसा भी बोले कि ये प्री मैच्योर्ड है, डिसीजन नहीं लिया गया है, फिर भी कई जगह पे ये होने के बावजूद भी हमको पिटीशन डालनी चाहिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमको नहीं सुना है, लॉकडाउन था फिर भी वो लोगों ने पब्लिक कंसल्टेशन नहीं किया और फिर वो EIA का ड्राफ्ट अप्रूवल कर दिया है। तो इस प्रकार की अलग अलग स्ट्रेटेजी करके हमको इसमें काम करना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये जब EIA अभी भी बहुत तो कट कर दिए है, लेकिन ये जब ड्राफ्ट EIA आ जाएगा तब तो 50% अभी जो क्लियरेंस लेना है जो इंडस्ट्रीज को, ये सब मुक्त हो जाएंगे इसमें से, और ज्यादातर गवर्नमेंट के ही होंगे। गवर्नमेंट के होंगे तो गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर एकदम मुक्ति, तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा EIA का। तो फिर हमको ये बोलना पड़ेगा कि नाउ रिमूव द EIA नोटिफिकेशन, तो हम हमारी मूवमेंट करके रोक सकेंगे। तो ये अच्छा रहेगा कि हम बोले कि take back this EIA notification and allow the all industries and give a clearance, something like that। तो ये लेकिन ये मूवमेंट करनी पड़ेगी प्रवीण भाई, अभी मूवमेंट करनी पड़ेगी, अभी टाइम है हमारे पास, अलग अलग स्ट्रेटेजी करके करनी पड़ेगी। बस वही मोटी मोटी बात है ये ड्राफ्ट में। धन्यवाद। मैं आपसे एक थोड़ा और गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मामले में शरद जी आज जो संसद में पारित करेंगे प्रस्ताव उनका, तो एक आध दो प्रस्ताव आप यदि भेज सकते हैं तो मैं इनको फॉरवर्ड कर दूं, या उनका व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे दूंगा थोड़ी देर में, जब ये 3:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। निवेदन है तो आप शरद जी को डायरेक्टली भेज दीजिए। तो बता ही देता हूँ कि सदन ने पास करना चाहिए कि वी आर डिसएग्री विद दिस ड्राफ्ट EIA 2020, टेक इट बैक, वो तो बोलना ही चाहिए। और दूसरा बोलना चाहिए कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन वेयर द होल इंडिया इज लॉक्ड, in this situation how the government dare to carry out this notification, something like that। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ उसी का, जो फॉरेस्ट एक्ट जो बदलने की बात हुई थी 2019 का। कहीं किसी का माइक फिर ऑन हो रहा है। एनीवे, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019 में बदलने के लिए सरकार ने दिया, दिल्ली के अंदर एग्जैक्टली जो पर्यावरण के EIA के साथ किया है उसी टाइप की बात हुई। उन्होंने सिर्फ 30 दिन का समय दिया कि जिनके अंदर ऑब्जेक्शन वगैरह फाइल करना हो, और 26 दिन के बाद तो उसको पब्लिश किया था, तो हार्डली 3-4 दिन थे। और somebody went to the दिल्ली हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जाके बताया तो हाई कोर्ट ने इनको रिप्रीमेंड किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ये मिनिस्ट्री जावड़ेकर साहब ही थे तब शायद, और उनको कहा कि आप इनको 90 दिन का समय दीजिए, पेपरों में एडवर्टाइजमेंट कीजिए। और उसके बाद ऑब्जेक्शंस वगैरह सब मंगाए, हमने भी ऑब्जेक्शन दिए और कई लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए। अल्टीमेटली वो जो प्रस्ताव था पूरा का पूरा सरकार को वापस लेना पड़ा। तो समथिंग लाइक दैट वी कैन डू हियर, इसमें हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो अभी आगे चलने के लिए एक तो मैं पंड्या से करता हूँ कि आप अपनी तरफ से एक तो ड्राफ्टिंग दे दी, तो शरद जी का व्हाट्सएप नंबर थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार। आप सभी लोग भी प्रस्ताव दे सकते हैं अलग अलग इश्यूज पर, जैसे हमारे वो हम लोग जब कंक्लूड करेंगे ना तब उसके ऊपर बात करते हैं। लोग मीटिंग में भाग लिए, आप एक हमको ड्राफ्ट भिजवा दीजिए। आप नहीं करेंगे इसको, लेट अस स्प्लिट दिस थिंग पहले, उसके बाद 3:30 बजे जब समाप्त करने के पहले 2-5 मिनट इस बारे में बात होगी। यहाँ मीटिंग में डॉक्टर छारी हैं, डॉक्टर SK छारी आ गए? हाँ आ गए, पुरातत्व उनको बुला लीजिए। मैं चाहूंगा कि वो अपना बहुत आवश्यक है उनका, क्योंकि वो प्रॉक पेंटिंग बुला लीजिए। छारी साहब आप अपना शुरू कीजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर SK छारी, थैंक यू वेरी मच। हेलो जी, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, सब देख रहे हैं आपको यहाँ। अच्छा देख रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस ऑनलाइन मीटिंग में जोड़ने के लिए। शरद जी मेरे मित्र हैं और शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जोड़ा। मैं अभी बक्सवाहा से ही होके आ रहा हूँ। वैसे बड़ा समीचीन विषय है बक्सवाहा। इस समय शरद जी की मेहनत रंग लाई है और मैं अभी बक्सवाहा से ही होके आ रहा हूँ। मैंने कुछ टूल्स जो है ना वहां से डिस्कवर किए हैं। कुछ प्री हिस्टोरिक टूल्स हैं वो, जो उस समय के आदि मानव के द्वारा बनाए गए टूल्स थे। रॉक पेंटिंग्स के अलावा अब मैं टूल्स पे काम कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे टूल्स लेके आया था
मेरे कलेक्शन में है पीस, और शरद जी ने ये काम इतने आगे बढ़ा दिया, इसके लिए मैं आपको, शरद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि मैंने अन्य वक्ताओं को सुना, बहुत अच्छा लगा कि मेरा किया गया शोध, मेरा किया गया रिसर्च, मेरी की गई डिस्कवरी को जो है ना आप लोगों ने पर्यावरण के साथ जोड़ते हुए, निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि पर्यावरण और हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, क्योंकि मेरी कुछ सीमाएं हैं, मैं शासकीय बंधनों से बंधा हुआ हूँ। रिक्वेस्ट है आपसे कि जो शैल चित्र मिले हैं उनकी ऐतिहासिकता पर आप बात कीजिए 2 मिनट के लिए। ओके, वो बहुत सर, बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। क्यों इतने पुराने हैं ये, और संक्षेप में बात करना है 5 मिनट में, क्योंकि हमको मीटिंग खत्म करना है ना, दूसरा सत्र खत्म होगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये बक्सवाहा के जो शैल चित्र हैं, इनका एरिया बहुत बड़ा है। जैसा कि अभी इस चर्चा में आया है कि डायमंड का जो एरिया है वहां तक इनका, क्योंकि प्री हिस्टोरिक जो संस्कृतियां थी वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में सीमित नहीं थी, उनका आना जाना, उनका शिकार करने का दायरा बहुत आगे तक था। जिस तरह से जंगली अन्य जानवरों का रहता है, उसी तरह हंटिंग पर वो लोग आधारित रहते थे। जो है ना, ये है कि ये पाषाण काल के, प्रारंभिक काल के हैं, ये पूर्व पाषाण काल हम जिसको बोलते हैं, क्योंकि मैंने अपने रिसर्च में इनको वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एंशिएंट रॉक पेंटिंग घोषित किया था। तो इसलिए, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि शैल चित्रों में कहीं भी काला रंग, ब्लैक कलर्स आपको नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो वहां पे जो केव्स हैं, अगर उन केव्स को हम बहुत बारीकी से सर्च करें तो हमें ये मालूम चलता है कि कहीं भी धुएं के कहीं निशान नहीं है उधर इन गुफाओं में। तो इसलिए ये मेरा मानना ये है, एज ए शोधकर्ता, एज ए प्रोफेसर, कि ये शैल चित्र जो है ना दुनिया के सबसे ज्यादा पुराने, एक्चुअली में शैल चित्र जो है ना मध्य पाषाण काल में अधिकतर बने हैं, लेकिन इन शैल चित्रों को जब देखा और इनकी टेक्निक को देखा, इनके विषय देखे, तो पता चला कि ये भारत ही नहीं, सब पूरी विश्व में सबसे ज्यादा पुराने हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इनकी शैली बड़ी स्पेशल है। इन शैल चित्रों को गौर से अगर आप देखेंगे, शरद जी की कलेक्शन में है, इन शैल चित्रों को बनाने की तकनीकी स्पेशल है। घुमावदार रेखाओं के द्वारा इनको बनाया गया है, और केवल एक ही रंग, लाल रंग यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य जो मेडिवल पीरियड के शैल चित्र हैं अन्य पूरे दुनिया के, वहां पे आप देखेंगे मल्टी कलर्स आपको दिखाई देंगे। इवन भीमबेटका के शैल चित्रों को हम देखते हैं तो उसमें मल्टी कलर्स हमको दिखाई मिल जाते हैं, लेकिन इन शैल चित्रों में चटक गेरुआ रंग, लाल रंग है। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बड़े इंटरेस्टिंग है, कैसे बनाया होगा, तो बनाने के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय का जो ह्यूमन था वो इन शैल चित्रों को बनाने से पहले जो है ना कुछ आध्यात्मिक, या उसके मन में विचार में एक ये रहता था कि मुझे आज मेरा शिकार हो जाना चाहिए। तो ये उसके दिमाग में एक आध्यात्मिकता चलती थी, और जब वो शिकार कर लेता था तो उसके फिर जश्न में या उसकी याद को ताजा रखने में शैल चित्रों को बनाता था। और वहां पे जो कॉपर या बॉक्साइड का जो अशुद्ध रूप है उसमें लाल रंग होता है, गेरुआ होता है, उसमें जब वो जानवर की चर्बी मिला देता है, चर्बी मिलाने के कारण जो है ना, या जानवर का शिकार किए हुए जानवर का खून मिला देता है, ब्लड मिला देता है, तो ये शैल चित्र जो है ना ऑयल कलर बन चुके हैं, और केमिकल रिएक्शन की वजह से ये आज तक सुरक्षित हैं, और आज तक इनको कोई क्षति भी नहीं पहुंची है, क्योंकि पत्थर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये, इसलिए ये झड़ते नहीं है। इसलिए इनकी प्राचीनता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप शैल चित्र कहीं भी देखेंगे, अगर डायरेक्ट हम कलर्स करते हैं, विदाउट ऑयल कलर, वाटर कलर करेंगे या डायरेक्ट मिट्टी पे कलर करेंगे, प्राकृतिक कोई भी रंग करेंगे, तो चट्टाने उसको नहीं ग्रहण करेंगे, वो सरफेस अपने आप छोड़ देगा, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है। लेकिन इनमें ऑयल या चर्बी या खून मिलाने से वह ऑयल कलर बन चुके थे, और ऑयल कलर की ड्यूरेबिलिटी आज तक उन्हें साधे हुए है चट्टानों में। मैं ये कहूंगा कि मेरे द्वारा किया गया कार्य और शरद जी ने बहुत आगे बढ़ाया, और मैं शरद जी के साथ में हमेशा रहूंगा।
मेरी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि मैं शासकीय कर्मचारी हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा और अन्य जो मतलब हीरे का जो आपका विषय है उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मुझे जोड़ा, शरद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सफल आयोजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी आपका अभिनंदन कर रहे हैं चारी साहब, डॉक्टर चारी साहब, यहाँ सभा में उपस्थित सभी लोग आपका जो है अभिनंदन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, शुभकामनाएं। हाँ जी, पटेल साहब आगे बढ़ाएं। आगे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शिवानंद जी, जो IITNB है, इस प्रोग्राम के होस्ट भी है, अपनी बात भी रखें, और साथ साथ एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप कुमरे साहब को जो को-होस्ट भी बना देंगे, तो जब ये सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे उसी समय शैल चित्रों के बारे में जो इनके पास कुछ जो सामग्री आई है वो उसको शेयर भी कर पाएंगे, तो आप उनको को-होस्ट भी बना दें। और आइए शिवानंद जी, आपका स्वागत है। शिवानंद जी मध्य प्रदेश के ही हैं, रीवा के रहने वाले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर। और शिवानंद जी, अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में समय मिला कुछ अपनी बात रखने के लिए, और मैं शैलेश गांधी सर हमारे बीच में हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मेधा पाटकर जी हैं जिनको हम सुन चुके हैं, उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। प्रशांत भूषण जी को हमने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी को और सबको। अब इतना कुछ इसमें चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, इतने मूर्धन्य सब लोग हैं, तो हमें लगता है कि कोई विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसके साइंटिफिक पहलू पे मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि ये जो हीरा को लेकर के इतनी मारामारी चल रही है, और जिस प्रकार से बक्सवाहा के जो जंगल हैं, जो 2.5 लाख पेड़ हैं, जिनको काटने का सरकार ने पूरा ठेका दे दिया है इस कारपोरेट वर्ल्ड को, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज सब कोई जानते हैं जो थोड़ा वो साइंटिफिक वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं कि हीरे जैसी जो चीज़ है वो एक तरह से लैब में भी बनाई जा सकती है, और लैब में जो चीज़ बनाई जा सकती है उसके लिए माइनिंग करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। और वो लैब का जो हीरा है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप माइनिंग करके लाते हैं। 2.5 लाख पेड़ों को जो काटने की बात चल रही है, उसमें से जो 40,000 पेड़ सागौन के हैं, अभी हमने केस सुना था रायसेन का था कि एक किसान मात्र 2 पेड़ काटा सागौन का, तो उसको 1 करोड़ 21 लाख रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। तो यदि इस हिसाब से आप देखिए इतने पेड़ों को, तो इनका जो जुर्माना होता है लगभग 25,000 करोड़ रुपए का इस तरह से होता है। तो क्या सरकार इस 40,000 पेड़ों का जो जुर्माना है अपने ऊपर सहेगी? एक किसान को तो उसने इतना जुर्माना लगा दिया, तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। फिर यदि 2,10,000 पेड़ की अपन आगे की बात करें, तो एक सर्वे के अनुसार एक जो कमेंट हुआ था जुडिशरी से संबंधित है, ये कहा गया था कि एक पेड़ जो है वो अपने एक वर्ष में 12 लाख रुपए का ऑक्सीजन देता है। तो यदि आप इन सभी 2,10,000 पेड़ों की यदि बात करें, तो इनका 50,00,000 मतलब करोड़ रुपए, 50 लाख करोड़ रुपए इनका टोटल जो बनता है, मतलब इतने की ऑक्सीजन। तो एक छोटा सा हिस्सा जो बक्सवाहा का है, जहां पर मात्र छोटा सा हिस्सा पेड़ों का है, 2,10,000 पेड़ हैं, और उतने पेड़ से यदि 50 लाख करोड़ का जो ऑक्सीजन वो निर्मित करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। और हीरे के लिए जो ये मारामारी चल रही है, सरकार जो कर रही है, ये बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम सबको इसके विषय में प्रयास करना चाहिए। हम RTI के लिए भी कार्य करते हैं, तो हमारे बीच में हमारे माननीय शैलेश गांधी जी हैं, उन्होंने मार्गदर्शन दिया है इस विषय में। हम लोग RTI भी लगा करके जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और हर तरह के मामलों में प्रयास करते रहते हैं। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो RTI कानून के प्रति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जानकारी ना तो सुओ मोटो साझा की जा रही है धारा 4 के तहत, और ना ही जब हम जानकारी मांगते हैं तो हमें समय पर जानकारी दी जा रही है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय, और हम लोगों को निश्चित तौर पे इस विषय पर सबको मिलकर के ही लड़ना होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत सारी बातें हैं, और आप लोगों ने जो कही हैं हम उसका समर्थन करते हैं, और जैसा आप लोगों का सबका मार्गदर्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। अभी सभा में सभी लोग आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका आभार, धन्यवाद आपका। पटेल साहब आगे। शरद जी, भगवान जी भाई आ गए हैं, आप ही बुला लीजिए। नहीं, भगवान जी भाई रैया नहीं, अच्छा, आप ही बुलाइए। आपका
जय हिंद। भगवान जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट। भगवान जी भाई आपका माइक बंद है। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। फोरम फॉर जस्टिस के बहुत वरिष्ठ साथी हैं, अध्यक्ष हैं और बड़ा योगदान है। बहुत सारे PIA लगाते हैं और न्याय यात्रा निकाली थी तब मुलाकात हुई थी सर से, और बहुत बहुत आभारी हैं कि अभी भी जुड़े हुए हैं हम लोग, खास मकसद से हम लोग जुड़े हुए हैं। भगवान जी भाई आप अनम्यूट कीजिए। कुछ टेक्निकल वेंकट जी आप फोन करो ना इनको। टेक्निकल इशू है क्या दूसरे? नहीं वो अनम्यूट करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको हो रहा है। तब तक हमारे बीच में ध्रुव कुमार जी हैं जिन्होंने पर्यावरण पर एक कविता लिखी हुई है और वो कुछ कहना चाहते हैं। ध्रुव कुमार जी शॉर्ट में आप अपनी बात बोला लीजिए तुरंत। आइए ध्रुव कुमार जी, अपने आपको अनम्यूट करिए प्लीज। या भगवान जी भाई माइक अनम्यूट करें, तब तक आप अपनी बात कविता के माध्यम से दीजिए। ध्रुव जी, ध्रुव कुमार जी अपने आप को अनम्यूट करिए। दूसरे सेशन के लिए भी इंतजार कर रहे हैं सर, पॉलिटिकल पार्टी से लोग आ रहे हैं। हाँ बोलिए। नहीं 3:30 बजे आपको हैंड ओवर कर देंगे। जी जी जी, 1 सेकंड नहीं लगेगा हम लोग को। भगवान जी भाई अब तब तक अनम्यूट कीजिए। ध्रुव कुमार। हाँ कुमार ध्रुव बोल रहा हूँ सर। हाँ अपनी बात पर्यावरण के लिए गीत के माध्यम से बताइए। सर पर्यावरण के ऊपर जो आजकल जो पेड़ कट रहे हैं, विकास विकास सर, एम आई ऑडिबल? यस थैंक यू सर। आजकल जो पेड़ वगैरह कट रहे हैं सर, मतलब विकास 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 के चक्कर में, तो मैंने एक कविता पेश कर रहा हूँ आपको, इजाजत हो अगर। तुम तो बस एक पेड़ हो, तुम तो बस एक पेड़ हो, साधारण पेड़ बने रहो। तुम तो बस एक पेड़ हो, साधारण पेड़ बने रहो। ज्यादा ऊंचा मत बनना, आंधी में यूं ही गिर जाओगे। ज्यादा ऊंचा मत बनना, आंधी में यूं ही गिर जाओगे। ज्यादा छोटा भी मत होना, जानवरों से चर जाओगे। जितने ज्यादा तुम फल दोगे, जितने ज्यादा फल दोगे, समझ लो उतने पत्थर पड़ेंगे। विकास वालों के नजर में आए तो तुम्हारे सर कलाम करेंगे। विकास वाले के नजर में आए तो आपके सर कलम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सभी लोग अभिनंदन कर रहे हैं आपका। तभी तो ऑक्सीजन है, तुम हो तभी तो ऑक्सीजन है जी। तुम हो तभी तो ऑक्सीजन है, विकास वालों को कंफ्यूजन है। तुम तो पर्यावरण की मूर्ति हो, तुम तो पर्यावरण की मूर्ति हो। पृथ्वी की तुम ही खूबसूरती हो, पृथ्वी की तुम बहुत ही खूबसूरती हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आ रही थी आवाज क्लियर? बहुत अच्छे से हम लोग सुना। आपको एक लाइन उसमें हम सजेस्ट कर रहे हैं, पेड़ को आपने कहा ज्यादा ऊंचे मत होना, ज्यादा ऊंचे हो गए तो तुम काट दिए जाओगे। इसको आप जोड़ लीजिए। एक मिनट बता दीजिए फिर से। पेड़ को ज्यादा ऊंचा मत होना, ज्यादा ऊंचे हुए तो काट दिए जाओगे। हाँ तो विकास के अंदर सर कलाम करेंगे ना। छोटे पेड़ को कोई नहीं काटता है, जब बड़े हुए तो काटना है। बिल्कुल सही बोला सर आपका। या बचे ही रहो, बचे रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे। यस अभी भगवान जी भाई टेक्निकल कुछ इश्यू है उनके। क्योंकि सर ये हमारे पिताजी, शरद जी हमारे पिताजी ने बोए थे। नारियल का पेड़ अगर बोया जाता है सर 20 साल बाद उसमें फल आता है। लेकिन बोलते हैं कि अरे अभी बो रहे हो, क्या मतलब, कब करोगे? बोले हमारे नाती पोती नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ जा रहे हैं। लेकिन आजकल सब शॉर्टकट लोग सोचते हैं, शॉर्टकट में कुछ हो जाए। अभी लगा
2-3 मिनट किसको बात रखना हो तो तब तक 10 सेकंड राहुल बोलना चाहता हूँ जो इंजीनियर है वो ज्वाइन करेंगे। जी। प्रकाश तिवारी जी बोलिए। हाँ, लीजिए 2-3 मिनट आदरणीय, जब तक दूसरे स्पीकर आ जाए। 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो जंगल तो सब बचाना चाहते हैं, जंगल बचाने वालों को कौन बचाए? हेलो, हाँ बोलिए सर। जंगल तो सब बचाना चाहते हैं, जंगल बचाने वालों को कौन बचाए? ये भी एक विषय होना चाहिए मेरे छोटे से ज्ञान में। क्या बात है तिवारी जी, आपका मोबाइल बंद हो गया, म्यूट हो गए। सर नेटवर्क इशू आ रहा था, मुझे 10 सेकंड बोलना था केवल। तो मैंने यही बोलना चाहता था कि सर जंगल बचाने वालों को भी तो बचाना चाहिए ना। जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, बीच बीच में लोग आवाज उठाते हैं, मैं गूगल पे न्यूज वगैरह देखता रहता हूँ, तो मेरा भी ये एक छोटा सा बिंदु रखना था मुझे, तो मैंने वही रख दिया था सर। ठीक। हमारे बीच भगवान जी भाई जुड़ गए हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भगवान जी भाई को कि आप अपनी बात रखें, और शरद जी आप भगवान जी भाई का स्वागत करिए। लाइन आपका, हाँ या शरद जी माइक बंद है। जी प्रवीण भाई। या भगवान जी आ गए। जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आवाज यहाँ सुन रहे हैं आप, अपनी बात शुरू करें सर। भगवान जी भाई, भगवान जी भाई, हाँ जी, आप शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए भगवान जी भाई। हाँ जी, मैं शुरू करूँ? आप शुरू कर दीजिए, हम सुन सकते हैं। अच्छा, आप सुन सकते हैं? हाँ जी, आप शुरू कर दीजिए। You can't see me, no? You can't see me. No, I can't see you, but none of us. But anyway, वीडियो देख ले तब तक। आपका आवाज आ रहा है, अभी देख भी रहे हैं। अभी okay. Hello. Today's subject is environment. There is one of the finest guideline एक बनाया है केंद्र सरकार ने, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। पर आपको पता है कि रिलीजियस प्लेसेस में हम जाते हैं। इयर्स बिफोर हम काशी गए थे, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। इतना गंदा लगा, इतना गंदा लगा कि जिधर जिधर हम जाते हैं ये मंदिरों में, तो भी जो चाहिए वो सफाई होती नहीं है, एंड दैट इज एनवायरनमेंट हजार्ड। अच्छा, मैं याद करता हूँ कि एक मैंने 2 पिटिशंस फाइल किया है हाई कोर्ट में, एक गणपति विसर्जन के विरुद्ध में, क्योंकि गणपति कोई शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है कि गणपति को मट्टी से बनाओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस से डुबा दो। मगर कैसा भी करके लोकमान्य तिलक ने शुरू करवाया और अभी तक चलता है। और हमेशा जो नेचुरल स्ट्रीम्स है, इस स्प्रिंग्स को बिगाड़ रहे हैं हम, उसके हिसाब से कोई सरकार भी ध्यान देती नहीं है, और लोगों को भी नाचना, डांस करना, वही करते करते कल से शुरू हो जाएगा। आप देखना, लॉकडाउन है फिर भी। ये राम ने बोला है, मंदाकिनी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, उसके पास में बैठा है कि भाई मुझे अयोध्या जाने का भी दिल नहीं होता है, ये पानी इतना अच्छा है, और इसको जो बिगाड़ते हैं वो सबसे बड़ा पाप करता है। ये राम बोलते हैं। एक मैंने जो पिटीशन फाइल किया है, ये विसर्जन गणेश वगैरह बंद करने का,
उसको तो 18 साल हो गया, मगर अभी तक बॉम्बे हाई कोर्ट में वो सुनवाई के लिए बराबर आया नहीं है। और उसमें इंटरिम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो झोपड़पट्टी है उसके लिए एक 50 टॉयलेट्स बनाओ, उसका भी कुछ सरकार ने अभी तक जवाब दिया नहीं है। इसमें बड़े अच्छे अच्छे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एक्ट है, और ऐसे बहुत एक्ट हमने बनाए हैं, मगर वो पेपर पर ही रहते हैं। तो प्रेसिडेंट एक दफ़ा 2 साल पहले की बात है, हमारे प्रेसिडेंट आए थे इधर, नेशनल प्रेसिडेंट, नॉट नेशनल प्रेसिडेंट पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे मुंबई। तभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि कोई डिफेकेशन है नहीं, सबको टॉयलेट मिल गए हैं। मगर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ गया, शबाना आजमी बताया, उसने फोटोग्राफ बताया कि देखो आज के पेपर में जो लिखा है उसके सामने आज का फोटोग्राफ मैं भेज रही हूँ, उसमें सब बीच के पास में सब लोग टॉयलेट के लिए बैठे हैं। तो ये सब अपने यहाँ ऐसे ही चल रहा है। हम याद करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर महाबलीपुरम के बीच पर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के चीथरे पिकअप करके ये थैली में डाल रहे थे, मगर उसके बाद तो सो गए, पूरा देश सो गया, किसी को कुछ करना नहीं है। और कई स्टेट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल्सो जो प्लास्टिक है और उसकी जो थैलियाँ होती है प्लास्टिक बैग्स, इसके सामने ये बनाया है, लॉ बनाया है, मगर उसका कोई मतलब नहीं है, वो भी पेपर ऊपर रह गया है। तो इसके लिए पॉल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के एक उसका एक जजमेंट है, पॉल्यूटर्स पे, जो लोग पॉल्यूशन करते हैं उसको पे करना चाहिए। हम देखते हैं कि जब भी विसर्जन निकलता है, गणपति विसर्जन, तो हजारों लाखों लोग निकलते पड़ते हैं और समुद्र को खराब करते हैं, फेंकते हैं अंदर। उसमें जो मरीन लाइफ है वो पॉइजनस कलर होते हैं, वो खा के फिर मर जाते हैं, पर इसकी कोई दवाई नहीं। और लोग पूजा करने के लिए बैठते हैं। अभी श्रावण मास गया कि जो तो बीच ऊपर, वो तालाब पर, कुएं में, सब जगह पर पूजा करके अंदर फेंक देते हैं। तो जो कचरा वचरा है वो उसमें नेचुरल स्ट्रीम में ही जाता है। तो उसके लिए जो जिम्मेदार है, ऐसे ऐसे ये वेबिनार तो हम करते जाएंगे, मगर वहाँ तक उसका स्ट्रीट पर उसका युद्ध जहाँ तक नहीं आएगा, हम लोग जागेंगे नहीं, वहाँ तक उसका कोई सॉल्यूशन हमको दिखता नहीं है। आप अर्जी करते रहो सरकार को, आपकी म्यूनिसिपालिटी को और किसी को, मगर उसको काम ही नहीं करना है, सब मीडियोकर है। किसी को कुछ ऑफिसरों को काम करना है और पॉलिटिशियन को तो करना ही नहीं है, किसी को नाराज करना नहीं है। ये धर्म का मामला है, उसको तो वोट बैंक अपनी चाहिए। इसके लिए ये ऐसा ही होता रहेगा। मुझे तो नहीं लगता कि आगे 50 साल में पण मगर इसका कोई सॉल्यूशन हम पा सकेंगे। सॉरी, I am just a little harsh to the government, to the municipal corporation, to the people, to the citizens, all citizens and including myself also. हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसमें। तो ये हम बातें करते हैं कि भाई ये हो गया, ये स्नो पिघलता है, ये, मगर इसका मुझे तो कोई लगता नहीं है। सो उससे आगे तो मैं क्या बोलूँ, मैं खुद ही निराश हो गया हूँ।
दो एक प्लास्टिक के सामने भी पिटीशन हमने फाइल किया है, वो भी सुनवाई के लिए आया नहीं है। इसके लिए मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई हम सॉल्यूशन पा पाएंगे, एटलीस्ट इन माय लाइफ टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। शरद जी धन्यवाद करेंगे इनका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका, अभिनंदन। पुरानी यादें आ गई आपके साथ में, होशंगाबाद और भोपाल में आए थे आप न्याय यात्रा में। बहुत बहुत अभिनंदन, और प्रवीण भाई जी का भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभी एक आपका शिवानंद जी, आपको शरद कुमरे जी का मैंने मैसेज आपको नंबर दे दिया है, उनको यदि आप को होस्ट बनाए तो शैल चित्र के बारे में थोड़ी जानकारी वो शेयर कर सकते हैं। He is already co-host of this program, so he can do हाँ, that. आप उनका नंबर मैंने आपको दिया है, व्हाट्सएप में डाला है। नहीं, वो आप पीबीआई से ही हैं, वो ये जो पीबीआई शो कर रहा है वो को होस्ट हैं इसके। हाँ जी, वो कर सकते हैं। हाँ, वो हो रहा है। हाँ हाँ, या ऑलरेडी है वो तो। हाँ, मैंने बना दिया। शेयर कर दिया सर, दिख रहा है आपको? हाँ, ये शेयर हो रहा है। मेरी बेटी दिखा रही है, अब हम दूसरी बेटी की तैयारी कर रहे हैं। आपका बहुत आभार और धन्यवाद, आपका अभिनंदन। प्रवीण भाई जी, पटेल जी का बहुत बहुत आभार। अभी आभार के लिए वेंकट जी बैठे हुए हैं। वेंकटरामन, जब तक पिक्चर देखते हैं तब तक आप वोट ऑफ थैंक्स भी दे दीजिए। अनम्यूट। यस, कंटिन्यू। शैल चित्र दिख रहे हैं सर, रॉक पेंटिंग? या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। हमें इस मौका देने के लिए मैं राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थाओं को आभार हूँ और मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ। इतने बड़े विषय में आपने ये जो समारोह अरेंज किया है, आप मेरा हिंदी प्लीज टॉलरेट कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ पूरा हिंदी में बोलने के लिए। आज का ये तो बर्निंग टॉपिक है, एनवायरनमेंट इशू इट्स अ बर्निंग टॉपिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में ये तो काफी हॉट टॉपिक है। इस विषय में आप ये संसद अरेंज करने के लिए आपको मैं बधाई दे रहा हूँ। आज हम सब पहले बार ये वेबिनार का माध्यम, अभी हम हमारे मेन अध्यक्ष जो है शैलेश गांधी जी पिछले एक साल में काफी वेबिनार कर चुके हैं वर्चुअल या ना हाइब्रिड कोड का विषय में। मैं भी सोच रहा था ये कैसा होगा, हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअल। आज हमारा पहला अनुभव है कि हाइब्रिड इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ये इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। ये आप फिजिकली आप भोपाल में बैठे हैं, मैं शैलेश गांधी, भगवान जी भाई सब मुंबई का है और अलग प्रशांत भूषण दिल्ली से जुड़ा हुआ था, बिलासपुर से प्रवीण पटेल जुड़ा है। हम सबको ऐसा महसूस हो रहा है मैं आपका बीच भोपाल में हूँ। ये हमारा ये अनुभव, आई थिंक दैट वर्चुअल कोड, द हाइब्रिड कोड आल्सो मस्ट कम इनटू प्रैक्टिस, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, पीएलपी फाइनलाइज कर रहे हैं। आज का समारोह में पूरा इंडिया से काफी जगह से आदमी लोग जुड़े हैं। ये पॉसिबल हुआ ये वर्चुअल का वजह से। आज का जो ये जो 1 आवर का सेशन में 12-13 जन, ऑल टॉप एक्सपर्ट्स, टॉप डिग्निटरीज फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, टॉप मोस्ट पीपल, एंड सब अलग अलग प्रोफेशन से है। ये बहुत खुशी की बात है। आज हमारा बीच में टॉप मोस्ट लॉयर आए थे, प्रशांत भूषण जी, इज द नंबर 1 लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट। मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इतना अपना कीमती समय निकाल के, वो भी वर्किंग डे में हमारे साथ जुड़े थे। एंड नॉट ओनली दैट, वी हैड अ वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह, वो भी जुड़ा हुआ था एंड शेयरिंग हिज व्यूज। सोशल एक्टिविस्ट, अनफॉर्चुनेटली आज योगेंद्र यादव जी आज हमारा बीच में नहीं आ सके, उनके जगह में विजय सिंह पालीवाल, वो भी काफी एक्सपर्ट है, वो भी अपना विचार हमारा सामने रखा, काफी अच्छा रहा। और जो सोशल एक्टिव आईआईटी ग्रेजुएट, आज हमारा बीच में 2 आईआईटी ग्रेजुएट, शैलेश गांधी जी एंड शिवानंद द्विवेदी, ये दोनों
besides IIT, अलग विषय में they have become the top today. The topmost, the former Chief Information Commissioner Shailesh Gandhi, who is our main leader, one of the main person in our forum for past justice. He spoke very well, and thank you very much, Shailesh bhai. And also शिवानंद द्विवेदी जी, आप हमारा बीच में आए, आपके लिए मैं थैंक यू प्रकट करता हूँ। और हमारा बीच में गांधीयन, जो दूसरा गांधीयन डॉक्टर राजगोपाल नहीं आ सके, लेकिन भगवान जी भाई 83 इयर्स ओल्ड एक्टिविस्ट है, वही हमारा फोरम फॉर पास्ट जस्टिस का फाउंडर है और काफी बड़ा समाज सेवक है। और वो 83 इयर्स ओल्ड में इतना अच्छा भाषण दिया। भगवान जी भाई, आपके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इन स्पाइट ऑफ योर एज, इन स्पाइट ऑफ योर हेल्थ, स्टिल यू पार्टिसिपेटेड, थैंक यू वेरी मच। And we also have environment expert, उसमें भी दो जन है, जैसे महेश पंड्या, राहुल चौधरी नहीं आ सके, एक तो एनवायरमेंट लॉयर है, दूसरा एनवायरमेंट इंजीनियर है। महेश पंड्या जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। और दो कलाकार थे, कलाकार, पेंटर, स्कल्प्टर, मैं क्या नहीं बोलूं, दे आर द टॉप, दे आर गिफ्टेड आर्टिस्ट। एक तो टॉप मोस्ट है मितुल जी, आप हमारा बीच पूरा सेशन में आप जुड़े हुए, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, यू आर अमेजिंग। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, आज एक आप कविता भी सुनाए होते थे और भी अच्छा होता था। एनीवे, समय का कारण, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर एस.के. चारी, रॉक स्पेशलिस्ट, ही वाज आल्सो देयर। डॉक्टर चारी, आई थैंक यू वेरी मच। एंड लास्टली, आज ये हाइब्रिड वेबिनार हम हमारे इतने अच्छे विषय में इतने अच्छे आप ऑर्गेनाइज किए हैं, और आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आपको आपका आगे का जो सेशन बाकी है उसके लिए भी मेरा शुभकामनाएं है। और हमारा ये उम्मीद है अगला साल जैसे आज देश भर के लिए किया, अगला साल आप अंतरराष्ट्रीय कीजिए। हम एनवायरमेंट एक्सपर्ट ग्रेटा थुनबर्ग जैसा बड़े एक्सपर्ट अंतरराष्ट्रीय से वो जुड़ने का कोशिश करेंगे। और हमारा जो नेता प्रवीण पटेल है, ही इज एक्सपर्ट इन अरेंजिंग ऑल दिस थिंग। एंड आई एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट वेबिनार, नेक्स्ट कन्वेंशन आप जो करेंगे इंटरनेशनल लेवल में, हमारा फोरम के तरफ से जो सहायता आपको चाहिए पूरा आपको एक्सटेंड करेंगे। और शरद सिंह कुमरे को मैं पूरा बधाई दे रहा हूँ, इतना बड़ा अधिवेशन आपने अरेंज किया, इतना बड़ा कन्वेंशन अरेंज किया। शरद सिंह जी, मैं आपको आभार भी देता हूँ, बधाई भी दे रहा हूँ, शुक्रिया भी कर रहा हूँ फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल कन्वेंशन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। लास्टली, मैं हमारा जो पूरा ये जो 1.5 घंटा का सेशन का कैप्टन था, लाइक अपना विराट कोहली, इज नन अदर देन प्रवीण पटेल। इतना अच्छा मॉडरेट किया। प्रवीण पटेल इज एन एक्सपर्ट एंड द वे मॉडरेट 13-14-15 व्यक्ति। I would like to bring your kind attention that Sri Rahul Chaudhary ji has also joined the program at the end, so he has just joined. उनको let him express his views. शरद जी, राहुल चौधरी जी को सुन ले। आगे तो बहुत अच्छा है। बहुत स्वागत सर आपका, बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। हाँ जी। अच्छा, ये राहुल चौधरी जी हैं, एडवोकेट, एनवायरमेंट लॉयर है, एडवोकेट, जो थैंक यू वेरी मच। उनका टाइम का, चौधरी जी थोड़ा 10 मिनट में खत्म कीजिएगा प्लीज। और सब्जेक्ट इज बक्सवाहा, डिफोरेस्टेशन है, पानी का भी इश्यू है, केन बेतवा का, ये सब भी है। ठीक है, चलिए सर प्लीज। दूसरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो सर, जो पॉलिटिकल पार्टीज के, इनको थोड़ा सुन लेते हैं, 10 मिनट थोड़ा सुन लेते हैं। ये लॉयर है दिल्ली में, एनवायरमेंटल लॉयर है, द टॉप लॉयर, लेट अस लिसन टू हिम। कुमरे जी। यस सर। हाँ राहुल जी, चलो। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि मुझे अपने इस समय बोलने का मौका दिया इस बीच में। मैं पहले कहीं पे बोल चुका था किसी मीटिंग के लिए, इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं शुरू से नहीं जुड़ सका।
पर जहाँ तक बक्सवाहा और जो वो फॉरेस्ट का इशू है, मेरे ख्याल से वो सारी इशू जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी जंगल हैं, सबके लिए इसको हम रख सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे कि हमने बहुत पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया, उसके बाद एक फॉरेस्ट पॉलिसी भी बनाई थी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से कोई भी सरकारी जमीन आपका जो और प्राइवेट जमीन अगर वो फॉरेस्ट है तो बिना गवर्नमेंट परमिशन के आप उसको नॉन फॉरेस्ट यूज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था TN गोदावरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। आई थिंक ज़्यादातर लोग उसके बारे में उनको मालूम होगा कि TN गोदावरी में जो एक्ट आया उसमें सरकार ने कोर्ट ने एक बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक तो हो गया आपके जो फॉरेस्ट की जमीन जो कि आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड है कि फॉरेस्ट है। दूसरा आपका हो गया कि वो जमीन जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट नहीं है लेकिन आपके डिक्शनरी मीनिंग में वो आप उसको फॉरेस्ट मानेंगे। अब डिक्शनरी मीनिंग भी कभी बहुत ज़्यादा डिफाइन कभी नहीं हुआ, पर अलग अलग समय पे अलग अलग जजमेंट्स आते रहे इसको लेके। लेकिन डिक्शनरी मीनिंग को डिफाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही थी कि आप सर्वे करें स्टेट गवर्नमेंट्स, और सारे स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक रिपोर्ट बनाए कि वो किसको फॉरेस्ट मानते हैं। आपका डेंसिटी कितना होना चाहिए पर हेक्टेयर, 40% डेंसिटी को मानेंगे, 60% डेंसिटी को मानेंगे, किसको आप फॉरेस्ट मानेंगे। तो इसको लेके एक बात चली थी और इसका डायरेक्शन दिया गया था। ये डायरेक्शन आपका 1996 में आया और 2012 में जब ये कोर्ट के सामने फिर से ऐसा ही मुद्दा आया था जिसमें एक माइनिंग का मुद्दा था, जिस लफार्ज के माइनिंग का, लफार्ज के द्वारा, और उसमें भी कोर्ट ने ये पूछा था कि आप फॉरेस्ट किसको मानेंगे। तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि 96 से 2012 तक अभी तक कुछ नहीं हुआ है और आप इसको अब स्टेट गवर्नमेंट को दोबारा बोला ये रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टेट ने किया, लेकिन बहुत सारे स्टेट ने अभी तक अपना ये रिपोर्ट सबमिट नहीं किया कि फॉरेस्ट किसको माना जाए। जहाँ तक ये बक्सवाहा है यहाँ या फिर ऐसे जितने जंगल हैं, ये सारे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हैं और इसको लेके आज के समय में अगर हमें जंगल की जमीन को डाइवर्ट करना है या हटाना है तो उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है क्या ये जरूरी है, और दूसरा क्या हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसका किया है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ये इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि आप इसमें देखें जो इकोलॉजिकल वैल्यू है ऑफ द फॉरेस्ट और जो उससे प्रॉफिट निकलने वाली है। अब वहाँ से हीरे की खदान है, हीरे की खदान, आपका हीरा किसी पर्पस के लिए आपका उतना एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आ रहा है जिसके लिए आप इतने पुराने जंगल को खराब करेंगे। दूसरा जो उसी क्षेत्र की जो बात आती है तो उसमें आता है कि आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का भी मुद्दा आ रहा है कि केन और बेतवा को जो जोड़ने का, इस पे भी बहुत सारे मुद्दे आए थे कि ये क्या जरूरी है और ये क्या इसका समाधान है, क्योंकि उसमें एक तो मुद्दा ये था कि आप कितने बड़े टाइगर रिजर्व एरिया को आप नुकसान पहुंचाएंगे। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है वो ऑलरेडी आपका इस तरह से बहुत ज़्यादा हुआ है। आप हैबिटेट जो पहले से है उसको आप नुकसान कर रहे हैं, जो हमारा हैबिटेट पहले से डिस्टर्ब हैबिटेट जिसको कहते हैं, क्योंकि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का सबसे ज़्यादा बड़ा जो कारण है वो है कि जो आपका जंगल की ज़मीन है और जो ये जंगली जानवरों का जो आपका हैबिटेट है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर वहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है तो वो वहाँ से बाहर जाएंगे, गांव की तरफ जाएंगे। दूसरा था वहाँ पे जिस नदी आप जोड़ने जा रहे हैं वो बाकी इस सिर्फ टाइगर का मुद्दा नहीं है, पर वहाँ पर जो बैट्स का भी एक बड़ा हैबिटेट है उसको नुकसान पहुंचेगा। और बाकी नुकसान को लेके तो केन बेतवा को लेके आई थिंक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के पास ये मुद्दा पहले से था। इसमें मनोज मिश्रा जी ने वहाँ पर अपना फाइल किया था
और एक तरह से अभी तक जो हमें लग रहा है कि हमारे पक्ष में ही है, क्योंकि इसमें जो बहुत बड़ा जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, इसमें टाइगर रिजर्व का एरिया जो इसमें आपका डूबने वाला है, और जो राहुल जी थोड़ा जल्दी करेंगे। हाँ, और इसमें डूबने वाला है। हाँ, बस 2 मिनट में मैं इसको खत्म कर देता हूँ। या प्लीज। जो उसमें टाइगर रिजर्व जो सेंचुरी का एरिया डूबने वाला है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से आप किसी भी तरह का वो काम सेंचुरी में नहीं कर सकते हैं जो सेंचुरी के हक में नहीं हो। और ये जो पानी वहां पे जो आपका फैलेगा और जो डूबेगा, वो किसी तरह से सेंचुरी के हक में नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद समय देने के लिए। एक मेरा सजेशन है राहुल जी आपको। ये टुडे आज खत्म होने के टाइम में एक रिजोल्यूशन पास होगा और प्रस्ताव पारित होगा जो संसद के नाम से, पर्यावरण संसद। आपका कोई प्रपोजल हो या कोई रिजोल्यूशन जो आपको लगता हो कि संसद एडॉप्ट करे, यदि आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे तो आई कैन फॉरवर्ड टू देम। ठीक है, बट एक चलिए मैं उसको आपको मैसेज पे करता हूँ। या प्लीज, ओवर टू यू शरद जी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Rahul. Rahul ji, thank you very much for attending this. You are the last but also the best. And last में राहुल जी, मैं आपको इनकार भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा बेटा का भी नाम राहुल है। Anyway, thank you for being here. And last में हम शरद जी को और एक बार बधाई दे रहा हूँ आज का ये कन्वेंशन अरेंज करने के लिए। हमारा शुभकामनाएं है आगे का सेशन का सक्सेस के लिए, और हमारा सहायता हमेशा आपका साथ रहेगा। फोरम का सहायता आगे का कभी भी कुछ करना चाहिए, अब आगे हम अंतरराष्ट्रीय लेवल में करेंगे। और सबसे बड़ा शुभकामनाएं, मैं सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपना मॉडरेटर का, प्रवीण पटेल के वजह से आज ये वेबिनार पूरा हो सका, इतना अच्छा हुआ। और 15 स्पीकर 1 घंटे में, 1.25 घंटे में अरेंज करना, आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड प्रवीण भाई, आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर मेकिंग इट एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली लाइवली। आपका आवाज इतना लाइवली था, 1.5 घंटा कैसे गया, ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट ही गया, खत्म हुआ। इट्स अ टीम वर्क, एक आदमी का काम नहीं है, टीम वर्क है। और शरद जी का भी काफी बड़ा योगदान है। शरद जी तो अमेजिंग है, हाथ जोड़ता हूँ शरद जी, you did a wonderful job. Thank you all, thank you, thank all the speakers for taking the time and coming on a working day. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत नमस्कार शरद जी आपको। वो शरद जी उसका इसमें गया। I think we are. Okay, so we should start the meeting. नहीं, शिवानंद जी। हम लोग ही है, वो बहुत धन्यवाद। लोग का अलग होगी। ओके, हाँ शिवानंद जी। जी इसको अब बंद करते हैं, उधर मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम। वहां से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मिथुन जी।